So hello everyone, welcome to botany class and I am your botany educator. चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी को। कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आज का जो मैप है वो थोड़ा क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसका मतलब हमने समझा। इसके अंदर हमने देखा कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। इसका प्रिंसिपल कहता है कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होगी। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई थी। अब यानी कि हम यहाँ पर जो टेक्निक कर रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स यहाँ पे अपन एक रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, हम अपनी डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। देखो, जीन को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जीन ट्रांसफ़र करी जाती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इसके अलावा पहले कोई मेथड नहीं था, हम अपनी डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है। दैट्स वाई क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एंड द टेक्नोलॉजी इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसके स्टेप्स भी पढ़ेंगे, बट हमने यहाँ देखा कि 4 चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। पहले एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करने का काम करेंगे, कट करेंगे, जोड़ेंगे, इंसर्ट करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे एंड ऑल दैट, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर देखेंगे कि किस तरीके से हमारी डिज़ायर जीन को एक होस्ट के अंदर पहुंचाया जाता है। फिर वहीं पर हम बात करेंगे डिज़ायर जीन क्या है, ये होस्ट सेल क्या है, इन चारों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे। अभी अपन प्रिंसिपल पे चल रहे हैं कि प्रिंसिपल में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जीन को भेजते हैं और हमारे होस्ट सेल के अंदर भेजते हैं। अब प्रोसेसिंग में हमें उसको बचाना है, हमें इसकी मेंटेनेंस करनी है ताकि वो कंटामिनेट ना हो, दूसरे बैक्टीरिया एंड फंगाई आकर उसको कंटामिनेट ना करें, उसकी ग्रोथ को बैलेंस रखें। इसीलिए क्या करें, हम उसको मेंटेनेंस करें, वो हो जाता है आपका बायो प्रोसेसिंग में। यही चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। अपन अभी तक पढ़ रहे थे एंजाइम्स के बारे में। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को शुरू कर दिया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए हमने कहा कि ये स्पेसिफिक जगह पर कट करती है, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक जगह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होना चाहिए। एक्सो और एंडो एक्सो न्यूक्लियस मतलब हमने देख लिया था कि किस तरीके से ये डीएनए को कट करते हैं। अब यहाँ पर जब इसके कट करने की बात आती है तो 2 तरीके थे, एक था ऑब्लिक, एक था स्ट्रेट। कैसा था, एक था ऑब्लिक और एक कैसा था बेटा, स्ट्रेट था। जब अपन ओब्लिक की बात करते हैं तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 5 प्राइम है, ठीक है, G A A T T C, इस तरीके से पूरा ये एक स्ट्रैंड है। फिर मैंने यहाँ पे बनाया C T T, यहाँ से G A A T T C। ये क्या हो गया, मेरा डीएनए हो गया जिसके ये दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो पहचानता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। अब वो कह रहा है कि वो ऑब्लिक कट करेगा, तो वो क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को देखेगा और एक स्पेसिफिक जगह पर क्या करेगा, कट लगाएगा। जैसे G और A के बीच में लगा रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड में भी वो G और A के बीच में क्या करेगा, कट लगा देगा। जैसे ही उसने कट लगाया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो अब बनेगा 5 प्राइम पे बनेगा G, ओनली G ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे कट लग चुका है तो A A T T C, ये हमारा 3 प्राइम। फिर यहाँ पे 3 प्राइम पे क्या बचा था, यहाँ था अपना C T T A A, ये था, और ये रहा G। इस तरीके से यहाँ पे अपने पास ये स्ट्रैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बन गया ओवरहैंग, यहाँ पे बन गया ओवरहैंग, यानी कि लटका हुआ सा रह गया। इसके पास में इसकी कोई पैरिंग नहीं है, कोई पैरिंग नहीं है। यहाँ पे कट लगने की वजह से ये क्या रह गया, यहाँ पे ये ओवरहैंग बन गया। ऐसे एंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। तो इस तरीके से जब ओवरहैंग प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसे एंड को कहते हैं स्टिकी एंड। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई।
Some restriction endonuclease cut the strand of DNA a little away from the center. Center से थोड़ा साइड की तरफ कट करते हैं of the palindromic side, but between the same two bases on the opposite strand, दोनों opposite chain में same basis पे वो कट करेंगे। ये चीज़ याद रखने वाली है। अब यहाँ पे E को R1 ने इस तरीके से कट लगाया, ओवरहैंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, तो ऐसे एंड को अपन ने स्टिकी एंड कहा। तो जब भी वो ऑब्लिक कट करेगा तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। फिर देखा है कि स्ट्रेट कट क्या है, बीच में, सीधे बीच में कट करेगा। तो जब RE यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा डीएनए को सेंटर में से, कहाँ पे बेटा, सेंटर में से कट कर रहा है, सेंटर से कट करेगा तो हमारे पास कोई स्टिकी एंड नहीं बनेगा, पूरी पेयरिंग के साथ यहाँ पे अपने को कट मिलेंगे, हमें यहाँ पे स्ट्रैंड मिलेंगे। तो ऐसे एंड को अपन क्या कहते हैं, ब्लंट एंड। क्या कहते हैं, ब्लंट एंड। जैसे कि अभी ये है तो यहाँ से कैसा, ये ब्लंट है ना, कोई स्टिकी थोड़ी ना निकला हुआ है यहाँ से, ये ब्लंट एंड एकदम क्लियर है, कुछ निकला हुआ नहीं है बाहर। तो यानी कि जब वो स्ट्रेट कट करता है तो फिर वहाँ पे ब्लंट एंड मिलता है। तो दो टाइप का कट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने किए। आ जाओ अब बात करते हैं लाइगेज के बारे में, यानी कि ग्लू के बारे में, कि किस तरीके से वेक्टर के ऊपर हमारा डिजायर जीन को लाइगेट किया जाता है, उसे अटैच किया जाता है, चिपकाया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है लाइगेज। बेटा क्या, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो फ्रेगमेंट है उनको जोड़ने का काम करता है। क्या किया था, हमने पूरे डीएनए में से एक डिजायर जीन को कट किया, वो हमें मिला। जहाँ से सेम जगह से जहाँ पे कट किया, वहीं पर जो वेक्टर था उसको भी सेम जगह से कट किया। अब वेक्टर को और डिजायर जीन को जोड़ना है, जोड़ने के लिए लाइगेज होता है। लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। तो जैसे कि बेचारा हमारा वेक्टर था जो कि रेस्ट्रिक्शन ने कट करा था, अब यहाँ पे हमारे डिजायर जीन जोड़ने का काम लाइगेज करता है, इंसर्ट करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। डीएनए लाइगेज इज अ ग्लू। क्या है बेटा, ये ग्लू है, ये जॉइंट करने का काम कर रही है, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, यानी कि उनको जोड़ने का काम कर देता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई? इस एंजाइम का काम समझ में आ गया बेटा? हमने पहला एंजाइम तो देख लिया था जो हमारी पूरी सेल की मेम्ब्रेन को हटा रहा था, वॉल को हटा रहा था, फिर उसके बाद वो काट रहा है, ठीक है, काटने के बाद अब वो उसको जोड़ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एंजाइम क्या होता है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कौन सा हो जाता है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, यानी कि सिंथेसाइज करेगा, निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा देखते हैं। तो पहले आता है डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है। ये डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है, यानी कि ये डीएनए की कॉपी बनाने का काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है। रेप्लिकेशन पढ़ा है ना, रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए का एक और डीएनए कॉपी वहाँ पे बन जाता है, यही तो है रेप्लिकेशन, यही तो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। अब आ जाओ, दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मीन्स आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। डीएनए से आरएनए बनाना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का काम। तो डीएनए है, डीएनए से यहाँ पे आरएनए बन रहा है। अब मुझे आप बताएंगे कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या होती है, बताना। अब नेक्स्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है आरएनए से डीएनए को बनाना, आरएनए से वापस से डीएनए को बनाना। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। की सिंथेसाइज करना है डीएनए की, लेकिन किससे,
आरएनए से, ये रहा आरएनए, आरएनए से क्या बना दिया, यहाँ पे डीएनए बना दिया। इस प्रोसेस को कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कर रहा है। तो ये कुछ सिंथेसाइजिंग एंजाइम होते हैं, नाम याद रखो, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो अपन पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। अब देखो मेरी बात सुनो, अपन कुछ चीज़ पढ़ रहे थे जहाँ पे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर 4 जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। पहला था बेटा एंजाइम, एंजाइम था। एंजाइम में हमने कौन कौन से एंजाइम्स को देखे, सबसे पहले तो अपन ने देख लिया लाइपेज, इसके अलावा दूसरा भी था, है ना। फिर अपन ने देखा कि कट किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ई लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे देखा लाइगेज, फिर यहाँ पे आ जाएगा सिंथेसाइजिंग, सिंथेसाइजिंग। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट बात करनी है, वो है वेक्टर, कि वेक्टर क्या होता है। एंड वेक्टर के बाद अपन बात करेंगे कि डिज़ायर जीन क्या है ना, डिज़ायर जीन। डिज़ायर जीन के बाद यहाँ पे करेंगे होस्ट जीन। क्या करेंगे बेटा, होस्ट जीन। तो इन चारों चीज़ों के बारे में देखना है, जिसमें अपन ने एंजाइम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया कि जब भी हमें डीएनए को निकालना है या किसी में से भी अगर डिज़ायर डीएनए को अपने को लेना है, तो सबसे पहले हमें उसकी कवरिंग को हटाना पड़ेगा, जिसमें लाइपेज एंड अदर एंजाइम जैसे कि काइटिनेज हो गया, सेलुलेज हो गया, तो ये काम करेंगे ताकि वो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को हटा दें। दूसरे पे हम बात करेंगे कि जब अपन ने डीएनए को निकाल ही लिया है, तो उस डीएनए में से डिज़ायर जीन को निकालने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करेगा। अब जब अपन ने ले ही लिया है डिज़ायर, तो अपने को उसको वेक्टर के साथ अटैच भी करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, तो लाइगेज काम आ जाएगा। अब हमें उसकी कॉपीज़ बनानी है इन द होस्ट सेल, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए होंगे, तो हमने पढ़ा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। सो देखो यहाँ पे वेक्टर जो होते हैं, इन्हें व्हीकल डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। क्या व्हीकल डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए कहते हैं। अब देखो यहाँ पे डीएनए दैट कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर टू डिलीवर एन एलियन पीस। एलियन पीस यानी कि आपका डिज़ायर जीन की बात करी जा रही बेटा, है ना। तो एलियन पीस ऑफ अ डीएनए इनटू सूटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि यहाँ पे एक स्कूटर है, इस स्कूटर को मान लो कि ये वेक्टर है। अभी ये वेक्टर क्या करता है, जो सोर्स है वहाँ से डिज़ायर जीन को लेता है और इस डिज़ायर जीन को क्या कर लेता है, होस्ट सेल तक पहुँचाने का काम करता है। प्लाज्मिड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर होता है, हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट टू ऑफ अदर कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि जो मेन क्रोमोसोम से ये अलग है, उसके ऊपर इसके इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं है, ये उससे फ्री है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम हम ये डिज़ायर जीन को भेज रहे हैं वेक्टर के थ्रू, बट इस वेक्टर के पास ऐसा क्या होता है कि इस वेक्टर को ही चूज़ किया जा रहा है। क्यों सिर्फ वेक्टर के थ्रू ही हम यहाँ पे डिज़ायर जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा क्या है वेक्टर के पास। सो लिसन, वेक्टर कहता है कि मैं अपनी कॉपीज़ बना सकता हूँ, मैं अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता हूँ, मेन वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मेन वाले पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपनी कॉपी खुद बना सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, जहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमारा डीएनए को कट करते हैं और डिज़ायर जीन लेते हैं, वही सीक्वेंस या वही रेस्ट्रिक्शन साइट हमें देखने के लिए मिलती है वेक्टर पे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक और साइट होती है जो अपन अभी देखेंगे कि उसकी वजह से हमें जो वेक्टर है वो होस्ट में आया है या नहीं आया, इसका पता लग जाता है।
चलो, दे कैन बी यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर टू ट्रांसफर डिजायर जीन इनटू द होस्ट सेल। वेक्टर के बारे में बहुत क्लियर हो गया है। एक गाड़ी को इमेजिन कर लो, वेक्टर में गाड़ी को इमेजिन कर लो, उस गाड़ी में हमको क्या करना है, हमारी काम की चीज़ है जो किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है। चलो बात करते हैं कि क्या फीचर्स होती हैं एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। तो पहला होता है ओराई, मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो साइट होती है ओराई। जहाँ से हमें क्या करना है, रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए की एक और कॉपी बनानी है, जो स्टार्ट करना है, वो पॉइंट होता है ओराई। फिर आ जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट बेटा, जहाँ से आप डिज़ायर जीन को कट कर रहे हो, वही साइट वेक्टर के पास भी होती है। फिर होता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर हमें बताएगा कि ये जो डिज़ायर है वो ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है ना, और वो हुआ है तो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये हमें बताने वाला है। आ जाओ, पहले बात करते हैं ओराई के बारे में, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। हमारा जो प्लाज्मिड है या फिर जो वेक्टर है, इसके पास एक साइट होती है जिसे कहते हैं ओराई। ओराई वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। So this is the sequence from where replication start, and any piece of DNA when linked to the vector having this sequence can be made to replicate within the host cell। बेटा ओराई होगा तभी तो ये अपनी कॉपी बनाएगा, अगर कॉपी नहीं बनाएगा तो वेक्टर को यूज़ क्यों करेंगे। होस्ट सेल में जाएगा, ठीक है, होस्ट सेल में अपन वेक्टर को भेज रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करता है ना वेक्टर, कि जो अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपनी कॉपी बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो डिज़ायर जीन उस पर अटैच हुई है वो भी तो कॉपीज़ बनाएगी। लेट्स सी, ये रहा वेक्टर और ये रही डिज़ायर जीन। अब मैंने क्या बोला कि ये आ चुके हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल कुछ भी हो सकती है, ये आ गए हैं होस्ट सेल में। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ये रहा, एक ही डिज़ायर की कॉपी रही, तो फ़ायदा क्या, एक्सप्रेशन लाने का फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे इसके पास ओराई होता है, जिसके वजह से ये क्या कर लेता है, यहाँ पे अपनी बहुत सारी क्या कर लेता है बेटा, कॉपी बना लेता है। इसलिए हम वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी क्या बनाएगा बेटा, कॉपीज़ बनाएगा। जब वो कॉपी बना रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिज़ायर जीन का नंबर तो बढ़ा रहा है ना, ताकि क्या फिनोटाइप ज़्यादा है, हमारा वर्क काम करे। तो इसके पास एक तो ये पावर होती है। दूसरा, इंक्रीज एंड कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड विद इन द सेल। ये रेगुलेशन करता है कि कितनी हमें कॉपीज़ बनानी है। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल। कुछ प्लाज्मिड होते हैं जो 1 से 2 कॉपीज़ बनाते हैं, बट कुछ होते हैं जो 15 से 100 कॉपीज़ बनाने का काम करते हैं। तो ये वेरी करता है कि आप कौन सा प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हो और वो कितनी कॉपीज़ बनाता है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई ओराई से रिलेटेड। ओराई रेप्लिकेशन की बात याद रखनी है कि रेप्लिकेशन मीन्स अपनी कॉपी बनवाएगा। अब ये 1-2 भी कर सकता है, 15 से 100 भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है according to the vector. Now we talk about the restriction site. रेस्ट्रिक्शन साइट देखो, ये है हमारा डीएनए जिसको अपन ने एक सेल से आइसोलेट किया है, और ये रही हमारी डिज़ायर जीन। पूरे के पूरे डीएनए में ये रही डिज़ायर जीन, इसको कट किया जाएगा बाय द इको R1। इको R1 ने डिज़ायर जीन को कट कर लिया। अब बेटा जो उसने कट किया, यानी कि इस डीएनए पे वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जहाँ पे उसने कट किया है, यही सीक्वेंस हमें वेक्टर के पास भी मिलता है। तो वेक्टर के पास भी क्या होगा, यही सीक्वेंस होगा। तो ऐसे सीक्वेंस या ऐसी साइट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट, जहाँ पे आकर इको R1 कट कर देगा। यानी कि इको R1 जहाँ मेन डीएनए पे कट कर रहा है, वही साइट हमें वेक्टर पे भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि वही उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है। और इको R1 क्या कर देता है, यहाँ पर आकर कट कर देता है। जैसे ही उसने कट कर दिया, जैसे ही उसने बेटा यहाँ पे कट कर दिया, कट करने के बाद क्या मिला, इस तरीके से ये ऐसा था पूरा, ठीक है। अभी तक ऐसा था, उसने क्या करा, यहाँ पे कट करके ऐसे कर दिया,
अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हो गया ये वाली बात। सो साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड, क्लोनिंग साइट इज एक्चुअली अ रेस्ट्रिक्शन साइट वेयर RE कट द वेक्टर। A vector should have restriction site for many restriction enzyme but only one restriction site for each enzyme। ये कह रहा है एक वेक्टर है, उस वेक्टर पे अलग अलग एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, जैसे के लिए HindIII के लिए BAM-H1 एंड अदर। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। ये सब क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक वेक्टर के पास अलग अलग साइट होती हैं, जैसे कि BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए BAM-H1 साइट है, तो वो यहाँ पर आकर कट कर देगा, तो फिर डिज़ायर जीन को जोड़ देंगे। इस तरीके से ये होता है। लेकिन अब सोचो कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर के पास एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हो। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हो जाएगी, तो फिर ये अगर जैसे ये BAM-H1 आया, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, वो यहाँ कट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, जिससे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अगर ये फ्रेगमेंट्स बन गए, अब आप यहाँ पे अपनी डिज़ायर जीन को कैसे इंसर्ट करोगे, कैसे कर पाओगे, खुद सोचो। अब डिज़ायर जीन को यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आएगी क्या, अपना फ्यूचर देखेगी भैया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके का वेक्टर नहीं होना चाहिए जिस पर एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हो फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, so presence of more than one recognition site of one RE within vector will generate several fragments which will complete the gene cloning। यही क्या करेगा, फिर जीन क्लोनिंग को कंप्लीट करेगा। Is that clear? Okay, presence of more than one recognition site, एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाएगा जो कॉम्प्लिकेटेड होगा जीन क्लोनिंग के लिए। इस तरीके से अब यहाँ पे अपनी डिज़ायर जीन को आप कैसे जोड़ोगे भैया, कहाँ पे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, नहीं हो पाएगा ना, तो फिर ये सही नहीं होता है जीन क्लोनिंग के लिए। अब आ जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। क्या बात करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर देखो क्या होता है, हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन। क्या करता है ये, आइडेंटिफिकेशन करवाता है। ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकॉम्बिनेंट सेल, किसकी, ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकॉम्बिनेंट, कि भैया जो आपने ये बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर के साथ डिज़ायर जीन को जोड़ा है, क्या ये होस्ट सेल के अंदर गया या नहीं। अब उसके अलावा क्या करता है, अब जो गया है वो रिकॉम्बिनेंट है भी या नहीं, ये भी पता करने का, आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन करती है। अब मेरी बात यहाँ पे सुनो, आपके पास यहाँ पे है 3 होस्ट सेल, एक ये रही, एक ये रही। इसको मान लो कि ये ई कोलाई है हमारी होस्ट सेल। ओके, ई कोलाई होस्ट सेल है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये रहा, मैंने बना दिया इसका खुद का डीएनए। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या तैयार किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे किया था, वेक्टर जी था, वेक्टर के साथ कौन अटैच करी थी, यहाँ पे डिज़ायर जीन को अटैच किया था। तो ये जो था वो था रिकॉम्बिनेंट, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ क्या मिले, बिना रिकॉम्बिनेंट वाले वेक्टर भी मिले। देखो जब अपन है ना कोई प्रैक्टिकल करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसको कोई एक ही चीज़ लेके नहीं कर सकते हो आप, बहुत सारे लेके किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप जब एक ट्यूब ले रहे हो, उस ट्यूब के अंदर अपने वेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने डिज़ायर जीन डाली है, तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि वेक्टर जो डिज़ायर जीन है उसके साथ बाइंड करेगा और कुछ नहीं करेंगे। तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो रिकॉम्बिनेंट बनाएगा और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, यानी कि जो नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या है, हमारे पास 2 तरीके के वेक्टर्स हैं बेटा। क्या है, वेक्टर्स हैं। एक ने तो डिज़ायर जीन के साथ बाइंड हो गया बट दूसरा वाला इंसर्ट नहीं हुआ। कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हम इनको क्या कर रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि होस्ट सेल में ये वेक्टर जाए ही जाए, ये ट्रांसफ़र हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक सेल थी, यानी कि मैं इसको बोल देती हूँ कि ये ए है, इसके अंदर जब अपन ने वेक्टर को डाला तो ये वेक्टर नहीं आया। दूसरे में वेक्टर आया, लेकिन वो कौन सा आया, बिना रिकॉम्बिनेंट वाला आया। तीसरे में डाला, चलो वहां पे कौन सा आ गया, रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया। बट हमें कैसे पता कि इन सेल के पास ये ट्रांसफ़र हो गए हैं और ट्रांसफ़र हुए भी हैं तो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको पता करने के लिए वेक्टर के पास क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होता है। क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है। देखो किस तरीके से वो काम करता है। यहाँ पे होती है कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एम्फीसिलिन में ले लेती हूँ, एम्फीसिलिन, और एक को ले लेती हूँ टेट्रासाइक्लिन, ओके। एक एम्फीसिलिन है, एक टेट्रासाइक्लिन है। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये ड्रग्स होती हैं। जनरली ये जो बैक्टीरियाज हैं, इनके पास पावर नहीं है इन ड्रग्स की रेजिस्टेंस के लिए, है ना। इनके पास नॉर्मली सब कुछ नहीं है कि ये इन ड्रग्स के अंदर सर्वाइव कर जाएं, इन एंटीबायोटिक्स के लिए सर्वाइव कर जाएं। फिर अब यहाँ पे जो वेक्टर आता है, उस वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होता है। सेलेक्टेबल मार्कर इन द सेंस कि अब इनके पास क्या होगा, यहाँ पे एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगी, या क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक्स है जिनके लिए रेजिस्टेंस है। देखो और क्लियर करती हूँ, ये रहा आपका वेक्टर। इस वेक्टर के पास एक साइट थी जिसको अपन ने कहा था, इसको कहते हैं ओराई, कि यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। इसके अलावा एक और साइट बोली थी रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट, जहाँ पे आके कट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे होता है बेटा क्या, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन, अब ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन ऐसे भी हो सकती है। ये जीन जो है ना, ये वाली जीन, ये जीन मैंने बोला कि ये एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। आर अगर ऊपर लगता है मीन्स रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वेक्टर क्या करेगा, अगर इसको अपन ने एक मीडिया रखा जिसके अंदर एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक थी, उसके अंदर ये ग्रो कर जाएगा, ये उसके लिए रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ। उसी तरीके से एक और इसके पास जीन है जो कि है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन, अगर इसको टेट्रासाइक्लिन में भी रखेंगे तो भी ये रेजिस्टेंस को शो करेगा, मीन्स ये रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर लेकिन आपने क्या कर दी, इसमें कुछ खराबी कर दी, यानी कि इसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया या कुछ भी हो गया, खराब हो गया, तो फिर अब ये क्या हो जाएगी बेटा, एम्फीसिलिन सेंसिटिव हो जाएगी, S4 सेंसिटिव। अगर इसमें भी खराबी आ गई तो ये भी टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगी, यानी कि अब ये बहुत सेंसिटिव है। अगर इनको अब एम्फीसिलिन ड्रग के अंदर रखा, एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर रखा, तो फिर ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे, ये सेंसिटिव है, ये मर जाएंगे, फिर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये वाली बात क्लियर, ये चीज़ थोड़ी समझ में आई, धीरे धीरे और क्लियर होती जाएगी। देखो यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर जीन के देखा अपन ने, एम्फीसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। लिसन, जो नॉर्मल इकोलाई होती है सेल, उसके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं होती है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, तो नॉर्मल इसके पास नहीं है, ये वेक्टर के पास है। कुछ स्पेशल वेक्टर के पास ये चीज़ें होती हैं ताकि वो उनको इन एंटीबायोटिक्स में ग्रो करने दे। अभी अपन एक और एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ये एक वेक्टर है प्लाज्मिड BR322, ये हमारा एक प्लाज्मिड है बेटा PBR322 का। अब यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो एक चीज़ तो मिलेगी यहाँ पे ओराई, क्या मिलेगी, ओराई, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट, तो ये रही एक PST की रेस्ट्रिक्शन साइट, PVU के लिए, ECOR1 के लिए, इसके लिए एक हिंदी के लिए, BAM-H1 के लिए, SAL1 के लिए, ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट है फॉर अलग अलग, यानी कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन साइट है। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती हैं,
मार्कर जीन्स, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे मुझे इंसर्ट कराना है मेरी डिज़ायर जीन को। जब डिज़ायर जीन को अटैच करवाना है तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे कट लगता है, ये वाला पार्ट हट के यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, डिज़ायर वाला। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन गई और यहाँ पे डिज़ायर जीन को जब ऐड कर दिया तो अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी। क्या ये बात क्लियर हुई? देखो पहले बात करते हैं इसके लिए कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको सिंथेसाइज क्या था, बॉलिवर एंड रॉड्रिक ने। यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, ताकि डिजायर जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर पाए, इसलिए इसको यूज में लिया जाता है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो इसके पास देखने के लिए मिलेगी वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे ROP यानी कि रोप होता है जो इसके रेगुलेशन के अंदर हेल्प करता है। कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, मीन्स ये उसका नंबर इंक्रीज होने पे कम होने पे रेगुलेट कर रहा है। देखो मैं ये बना रही हूँ वेक्टर, ये मेरा वेक्टर है। ये वेक्टर कह रहा है कि इसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। यहाँ पे तो है एम्फिसिलिन और यहाँ पे है इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक स्पेशल साइट पे कट करना है। अब मानो यहाँ पे कोई हिंद 3 था, तो उस हिंद 3 ने जैसे ही यहाँ पर क्या किया होगा, कट किया होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट है बिकॉज जब यहाँ पे कट किया तो बेचारी जो टेट्रासाइक्लिन थी वो तो निकल गई, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन निकल गई और अपन ने इसकी जगह पर क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे हमारा डिज़ायर जीन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, डिज़ायर जीन। तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसको एम्फिसिलिन वाले एंटीबायोटिक में रखती हूँ तो क्या ये ग्रो करेगा? करेगा, क्योंकि इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है। लेकिन जब मैं इसको टेट्रासाइक्लिन में रखती हूँ तो क्या ये ग्रो करेगा? नहीं, क्योंकि अब उसकी जगह कौन आ चुका है, यहाँ पे डिज़ायर जीन आ चुकी है। क्या ये क्लियर हुआ है? क्या ये चीज़ समझ में आई है? चलो अब अपन इसी PBR के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये होगा। देखो जब हमने पहली वाली सेल को एम्फिसिलिन के अंदर रखा, जब पहली वाली सेल जिसके पास क्या नहीं है, कोई प्लाज्मिड नहीं है, तो बेटा जब कोई प्लाज्मिड नहीं है तो हमने भी पढ़ा कि जनरली जो भी बैक्टीरिया ई कोलाई है उसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होती है। तो क्या ये एंटीबायोटिक में ग्रो कर पाएगा? नहीं, ये टेट्रासाइक्लिन में नहीं। ठीक है, अब बी सेल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बी सेल की। अब ये कह रहा है कि इसमें प्लाज्मिड आया, अभी हमें नहीं पता, हमने तो देखा कि जब हमने इस सेल को एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक मीडिया के अंदर डाला, एक मीडिया है जिसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक भरी पड़ी है, उस मीडिया के अंदर जब अपन इस बी सेल को डाला तो हमने देखा कि ये एम्फिसिलिन के अंदर ग्रो कर गया। फिर टेट्रासाइक्लिन में डाला तो भी ग्रो कर गया, मीन इसके अंदर हमारा जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो चुका है। अब बात करते हैं सी सेल की। सी सेल के लिए जब अपन ने देखा तो ये एम्फिसिलिन के अंदर ग्रो कर गया। अरे वाह, टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो नहीं कर पाया। ये अपन PBR 322 के लिए कर रहे हैं, जहाँ से अपन ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हटा दी, उसके लिए कर रहे हैं। तो जो ए सेल थी जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं आया तो वो दोनों के अंदर ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि हमें ये पता है कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसके पास उसकी रेजिस्टेंस जीन नहीं होती। तो हमें ये पता लगा, इन एंटीबायोटिक से मुझे ये पता लगा कि ये हमारा कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बताया। अब इसमें से एक ना एक के लिए तो थी ही सही, तो मेरी बी और सी क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है। बट यहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए मिली
कि टेट्रासाइक्लिन के अंदर ये ग्रो नहीं किया, यानी कि इसमें प्लाज्मिड तो आया है PBR, बट उसका टेट्रासाइक्लिन की जगह पर कौन आ चुका है, हमारा डिज़ायर जीन आ चुका है। यानी कि ये मेरी क्या होनी चाहिए, डिज़ायर जीन आई है तो ये रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए। तो ये जो C है ये कैसा है, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड है, जबकि ये कैसा होगा बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो मेरी जो मार्कर जीन थी उस मार्कर ने क्या काम करवाया, मुझे पता लगवाया कि ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर उसने डिफरेंस बताया है कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड है नहीं है। इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन से पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है कौन नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें, अब ये बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की। ये एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है जो कि प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर को कॉज कर देता है। इसके पास ऐसा क्या है, ये रहा इसका प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम में TI प्लाज्मिड होता है जिसपे tDNA होता है। ये tDNA क्या करता है, इसके पास TI जीन होती है, यानी कि ये ट्यूमर कोज करती है। तो जब ये पूरा का पूरा बेटा पूरा का पूरा प्लाज्मिड कहाँ पे जाएगा, इधर प्लांट के सेल के पास जाएगा, तो यहाँ पर जाकर ट्यूमर कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, इस TI यानी कि इस tDNA की जगह पर क्या ऐड कर दिया जाए, यहाँ डिज़ायर जीन ऐड कर दी जाए। इसको तो हटा ही दिया हमने, ट्यूमर वाली जीन को हटा दिया और डिज़ायर जीन को रख दिया। तो अब जब ये जाएगा तो क्या ये ट्यूमर कोज करेगा? नहीं, अब कोई ट्यूमर कोज नहीं करेगा। तो दिस बैक्टीरियम हैज़ TI प्लाज्मिड, इसके पास TI प्लाज्मिड होता है, पूरे बैक्टीरिया के पास TI प्लाज्मिड होता है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, यानी कि जो ट्यूमर कॉज करता है, कैंसर करता है, सेल डिवीजन लेकर आता है। TI प्लाज्मिड जो होता है कॉजेस क्राउन गोल्ड डिसीज इन डाइकोट प्लांट। तो ये डिसीज का नाम याद रखो बेटा कि क्राउन गोल्ड डिसीज कौन कर देता है, यहाँ पे बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बिकॉज ऑफ द TI प्लाज्मिड होता है। TI प्लाज्मिड के पास tDNA साइट होती हैं। tDNA क्या करता है, ट्यूमर कोज करता है इन दी प्लांट्स। कौन से, डाइकोट प्लांट। बस अब अपन ने क्या कर दिया, जो कोज करता है उस वाले जीन को हटा दिया, उसकी जगह डिज़ायर को रख दिया, तो अब ये ट्यूमर कोज नहीं करेगा। तो देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कितना काम किया है, ट्यूमर से बचा दिया प्लांट के। आ जाओ, अब थोड़ा बहुत अपन एनिमल्स पे भी आ जाते हैं कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स। यहाँ पे एनिमल्स के लिए रिट्रोवायरस हैव बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। रिट्रोवायरस वायरस है, बहुत बुरा वायरस है, डिजीज़ कोज करता है, बट इसमें जो डिजीज़ करने वाली जीन थी उसको हटा दिया गया और अब उसके थ्रू हम डिज़ायर जीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर, जैसे कि लैम्डा बैक्टीरियोफाज, इसको जीन ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया सेल के। रिट्रोवायरस को जीन ट्रांसफर में करते हैं एनिमल सेल्स के। ये नाम याद रखो कि कुछ वायरसेस हैं जैसे कि लैम्डा बैक्टीरियोफाज एंड रिट्रोवायरस। ये वायरसेस क्या होते हैं, डी हार्म्ड होती हैं, यानी कि इतना अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिकॉज उस जीन को हटाकर यहाँ पर डिज़ायर जीन को लगा दिया गया है, जो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जीन का ट्रांसफ़र करने में, डिलीवर करने में हेल्प करेंगे। क्लियर हो गया? गुड। अब बात आ जाती है यहाँ पर डिज़ायर जीन की। किसकी? डिज़ायर जीन। डिज़ायर जीन बोले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, बोले तो फॉरेन डीएनए, बोले तो एलियन डीएनए। समझ में आया? डिज़ायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर फॉरेन जीन या फिर एलियन डीएनए, इतने सारे नाम हैं बेचारे के। हमारी चाहत के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी डिज़ायर क्या है, कौन सी जीन लेना चाहते हैं, तो डिज़ायर। हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो इंटरेस्ट। अब अपन फॉरेन एक दूसरी जीन को ले रहे हैं तो फॉरेन बोल दिया है, एलियन भी बोल दिया है, तो सारे नाम इसको दे दिए। डिज़ायर जीन इज दैट जीन विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल। डिज़ायर जीन को ही तो हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। डिज़ायर जीन ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग मेथड। अब आप डिज़ायर जीन को कैसे कैसे ले सकती हो? cDNA फॉर्मेशन मेथड,
एक तो है cDNA का फॉर्मेशन मेथड। cDNA क्या होता है, जब DNA से RNA बनता है और RNA से जब DNA बनता है तो उसको बोलते हैं cDNA। जब RNA DNA बनाएगा, कौन सा एंजाइम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या बनेगा, cDNA। तो cDNA फॉर्मेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या सिंथेटिक मेथड जैसे कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन अपन ये यूज़ कर सकते हैं। होस्ट सेल क्या हो सकती है, होस्ट सेल जिसके अंदर हमको अब क्लोनिंग करनी है, जिसके अंदर हम पहुंचाना चाहते थे। तो ये प्लांट भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है और फंगल सेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेटा अपन ने क्या कर लिया, हमने तीनों के बारे में बातें कर ली। चारों के बारे में किस किस के बारे में बात करी अपन ने, वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया कि वेक्टर के पास एक तो होता है, वेक्टर के पास क्या होता है, ओराई, क्या होता है, ओराई। ओराई के अलावा सेलेक्टेबल मार्कर होता है, मैं SM लिख दूं, सेलेक्टिव मार्कर होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है एक वेक्टर के पास। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख लो कि PBR क्या होता है, 322 है। इसके अलावा ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, ये नाम थे। ओके, अब यहाँ पे कुछ वायरसेस भी थे, वायरस का यूज़ भी किया जाता है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज हो गया, दूसरे वायरसेस हो गए। इसके बाद डिज़ायर जीन क्या होती है, जिसे अपन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो डिज़ायर जीन होती है। अब होस्ट सेल कुछ भी हो सकती है, प्लांट की सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, बैक्टीरिया की सेल भी हो सकती है, कुछ भी सेल हो सकती है, फंगाई की भी हो सकती है। तो ये सब सेल्स क्या कर सकती हैं, होस्ट सेल की तरह काम कर सकती है। क्या आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए है हमें RDT के लिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए, क्लियर है? चलिए आगे। अब अपन बात करने जाएंगे यहाँ पर स्टेप्स के बारे में कि किस तरीके से स्टेप्स होती है RDNA टेक्नोलॉजी में, मींस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं, तब जाकर हमें हमारा होस्ट सेल के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले आइसोलेशन किया जाएगा DNA के। हमें कुछ चाहिए, हमने सोचा हमें DNA, हमें ये डिज़ायर पार्ट चाहिए, इतना बड़ा DNA है, लेकिन मुझे सिर्फ इंसुलिन बनाने वाला पार्ट ही चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट इंसुलिन कैसे निकालूंगी, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पहले क्या किया जाएगा, डिज़ायर हम जो लेना चाहते हैं पूरे DNA को ही निकालेंगे। पूरे DNA निकालना मीन्स ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से मुझे क्या निकालना है, DNA को आइसोलेट करना है, ये मेरा पहला टास्क है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरे को यहाँ पे से मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल होगी उसको हटानी पड़ेगी, तब जाकर मुझे DNA मिलेगा। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद अब जो DNA मिला है उसका फ्रेगमेंटेशन करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करना है। अब मुझे क्या करना है भैया, मैंने यहाँ पे मेरा DNA आइसोलेट कर लिया, ये मेरी हो गई फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप कहती है कि अब मुझे इसका क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है। क्या करना है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन करना है ताकि ये हो सके। अब इसके बाद जब फ्रेगमेंट कर दिया, इसको अपन रन करेंगे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ये एक टेक्निक है, अपन देखेंगे किस तरीके से होती है। तो जेल के अंदर अपन क्या करेंगे, इस फ्रेगमेंट्स को जेल पे डालेंगे और हमें जेल पे बैंड्स मिलते हुए जाएंगे। उन बैंड से अपन क्या करेंगे, हमारा डिज़ायर वाला पार्ट निकाल देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन अपनी डिज़ायर जीन को आइसोलेट कर लेंगे बेटा। ओके, अब यहाँ पे जो डिज़ायर जीन मिली है, अब मेरे को इसका नंबर बढ़वाना है। क्या मैं सिर्फ एक जीन ही लूँगी और 100% चांस है क्या कि मैं जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वो सही हो जाएगा? नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनवानी पड़ेगी, और वो कॉपीज़ बनवाने की जो टेक्निक होती है दैट इज़ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, नंबर इंक्रीज किए जाएंगे डिज़ायर जीन के। तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय PCR। अब जब मेरे पास डिज़ायर जीन रेडी है, अब मुझे इसको लाइगेट कराना है किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो डिज़ायर ऑफ जीन को फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर के साथ लाइगेशन करना है।
लाइगेट होने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करूंगी होस्ट सेल के अंदर, फिर सिलेक्शन होगा सेल हैविंग की रिकॉम्बिनेंट किसके सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है या नहीं गया है, ये क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। कैसे होगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है वेक्टर के पास। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये फॉरेन जो जीन है, वेक्टर है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो होस्ट सेल में जा चुका है, अब ये क्या करेगा, प्रोडक्ट्स बनाने का काम करेगा। फिर प्रोडक्ट बनाने के अपन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से आगे प्रोसेस होती है, ये स्टेप इन्वॉल्व होती है। क्या ये स्टेप समझ में आ गए बेटा? देखो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लिसन, है ना, ये रहा, मैंने बोला ये कोई एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर कुछ काम की चीज़ है जो मुझे चाहिए, सपोज इंसुलिन है ना, तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसके अंदर डीएनए। मैं अपन करने के वाले हैं, मैं वो थोड़ा सा चार्ट बना रही हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इस डीएनए को निकालना है। फर्स्ट स्टेप है कि मुझे इस डीएनए को निकालना है, और निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, जो वॉल होगी वो हटानी पड़ेगी, तब जाके मुझे डीएनए मिलेगा। तो यहाँ पे डीएनए आ चुका है, ये रहा डीएनए आ गया। अब डीएनए आ जाने के बाद मुझे इस डीएनए को फ्रेगमेंटेशन कराना है, तो मेरी जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराना, ताकि वो मुझे स्पेसिफिक वाला पार्ट दे दे। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होंगे, फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ये फ्रैगमेंट्स मिल गए, है ना। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पे कट कर रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गए, फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाएगा। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन किया जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड्स अपने को विजिबल हो जाएंगे। अब कैसे होते हैं, कौन सा स्टेन होता है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट होता है कि अब जो डिज़ायर जीन है उसको मैं आइसोलेट कर लूँगी जेल से। आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे होगा एम्प्लीफिकेशन, यानी कि अब नंबर इंक्रीज कराया जाएगा थ्रू दी पीसीआर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जब मैंने उसका एम्प्लीफिकेशन करा दिया, अब यहाँ पर किया जाएगा लाइगेशन, यानी कि किसके साथ, वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। फिर क्या होगा बेटा, अब अपन डालेंगे इसको होस्ट में, जिसमें आप डालना चाहते हो उस होस्ट के अंदर डालेंगे। होस्ट में डालने के बाद चेकिंग होगी, चेकिंग इन द सेंस कि हमारा रिकॉम्बिनेंट गया है या नहीं गया है, ये चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद तो प्रोसेसिंग आ जाएगी, किस तरीके से प्रोसेसिंग अपन आगे करेंगे, बायो प्रोसेसिंग वगैरह, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब पूरा चीज़ अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि डीएनए को निकालो, डीएनए को काटो, फिर काटने के बाद रन कराओ, बैंड अपना डिज़ायर अलग ले लो, फिर उसका नंबर इंक्रीज करके वेक्टर के साथ जोड़ो, फिर होस्ट में भेजो। होस्ट में भेजने के बाद उसकी कॉपीज़ देखो कि रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, इस तरीके से प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप, जो कि है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, बीकर है, मैंने क्या करा, ट्यूब है, यहाँ पे इसमें ट्यूब में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ले लिया कि मेरे को एक सेल ले ली और बहुत सारी सेल्स होगी, है ना, बहुत सारी सेल्स। अब मैं चाहती हूँ कि इस सेल्स में से डीएनए निकल जाए, तो ये सेल ले ली। सेल के पास क्या है, मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। सेल मेम्ब्रेन हटाने के लिए लाइपेज है, सेल वॉल हटाने के लिए लाइसोजाइम है। क्लियर? तो दोनों क्या हो जाएगी, इसकी कवरिंग क्या हो जाएगी, सेल के बाहर की, खराब, डिग्रेड, डाइजेस्टेड, हट गई। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ अब डीएनए बचा, लेकिन इस डीएनए के साथ यहाँ पे आरएनए भी होगा, कुछ प्रोटीन्स भी तो होंगे ना। तो फिर यहाँ पे किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जहाँ पे फास्ट रोटेशन होता है, फास्ट रोटेशन, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपन ने एंजाइम्स यूज़ करे, लाइसोजाइम मैंने लाइपेज, इन्होंने क्या करा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया। डीएनए अलग हो गया, बट डीएनए के साथ आरएनए प्रोटीन भी तो है सेल्स में, तो वो भी हो गए। अब अपन ने किया सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे फास्ट क्या होती है, रोटेशन, और ये अपनी डेंसिटी पे क्या हो जाते हैं बेटा, अरेंज हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। इससे अपने को ये मिल गए। अब अपन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आरएनएज एंड प्रोटीज। आरएनएज जो आरएनए को डाइजेस्ट करे, प्रोटीज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। तो प्रोटीन और आरएनए का खेल खत्म। तो प्रोटीन और आरएनए का खेल खत्म हो गया, सिर्फ डीएनए बच गया। अब इस डीएनए को निकाल लो। इस डीएनए के अंदर हम डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालेंगे हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैसा प्रेसिपिटेट, इस तरीके से डीएनए जो है वो आ जाएगा। और अब इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस तरीके से डीएनए सेपरेट हो जाता है, फिर इसको अपन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है। अब डीएनए को लेने के बाद क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रहा पूरा डीएनए जो हमने आइसोलेट किया। अब इसको कट करेंगे आरई की हेल्प से। जब आरई की हेल्प से कट किए तो ये फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को अपन क्या करते हैं, डिज़ायर जीन हमें लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, कि फ्रेगमेंट्स मिले हैं विद डिज़ायर जीन बट इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द मिक्सचर। बट अभी हमें इसको आइडेंटिफाई करना है ना, हम इसको पता करना है कि भैया जो हमारी डिज़ायर जीन है कौन सी है, मतलब फ्रेगमेंट्स मिले हैं। अब अपन करेंगे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ताकि अपन डिज़ायर जीन को आइसोलेट कर पाएँ। अरे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड जो सेपरेट करता है मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए एंड आरएनए आते हैं एंड प्रोटीन्स को। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को सेपरेट करते हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग, है ना। जब अपन डीएनए, प्रोटीन या आरएनए को जब कट कर देते हैं, फ्रेगमेंट्स मिलते हैं और फिर इन्हें जेल के अंदर रन कराया जाता है तो ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बैंड बनाते हुए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनका सेपरेशन हो जाता है। तो ये रहा, इन दिस टेक्निक जेल होता है। नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जेल है वो एगारोज है, ये याद रखो। अपन अभी एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही पढ़ रहे हैं। एगारोज इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड है, जो सीवीड्स हैं उससे निकाला गया एक पॉलीमर है एगारोज। अब इस एगारोज में क्या होता है देखते हैं। ये रहा हमारा पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऊपर की तरफ वेल्स होती हैं, है ना, ऊपर की तरफ वेल्स होती हैं। इन वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए है उसको इंजेक्ट करते हैं। इन सभी वेल्स के अंदर हम अपना डीएनए इंजेक्ट करते हुए जाते हैं, है ना। अब हमने डीएनए इंजेक्ट कर दिए, उसके ऊपर तो अपन ने रखा है एक साइड पे, ये इस तरीके से हमारा जेल है। इसके इस साइड पे तो मैंने क्या रखा है, कैथोड, जिसके ऊपर नेगेटिव है। दूसरी साइड पे मैंने क्या रख दिया, एनोड, जो कि पॉजिटिव है। इफ यू नो दैट कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, ये मेरी जेल है, यहाँ पे वेल है जहाँ पे मैं अपना सैंपल इजेक्ट कर रही हूँ। तो जब सैंपल यहाँ पे इजेक्ट हुए तो ये डीएनए किस साइड पे रन करेगा, अपनी अपोजिट साइड पे, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। इस साइड पे रख रखा है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करवाऊंगी ताकि क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो एनोड की तरफ क्या करेगा, रन करना स्टार्ट कर देगा और रन करता करता जाएगा, बट अपनी साइज़ के बेसिस पे। जो सबसे छोटा होगा वो फटाफट भागते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे की तरफ, और जो भारी यानी कि बड़ा फ्रेगमेंट होगा साइज में वो ऊपर ही रह जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके।
तो ये रहा भैया डीएनए, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपन ने कट किया, ये मिल गए हमें फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को मैंने रखा एक ट्यूब में रखने के बाद एक पिपेट होती है, उस पिपेट के थ्रू मैं इस वेल्स के अंदर इनको इंजेक्ट करती हुई जा रही हूँ मेरा सैंपल। अब दोनों तरफ अपोजिट चार्ज हैं, अब क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने सैंपल डाले हैं, ये सैंपल बेटा क्या करेंगे, नीचे की तरफ रन करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट हो चुकी है तो ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बट अपनी साइज के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे छोटा होगा वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा, और जो बड़ा होगा वो ऊपर ही रहेगा। जो छोटा होता है तो एक्टिव है ना, वो फटाफट खींचा हुआ जाएगा अपने अपोजिट पोल की तरफ। तो आफ्टर लोडिंग ऑफ डीएनए इन एगारोस जेल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अप्लाई की जाएगी। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, बिकॉज जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है बेटा, नाम से याद रखो ना, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है ना भैया, तो नेगेटिव चार्ज है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज के बेसिस पे ये अलग हो जाएंगे। इफेक्टिव प्रोवाइड बाय द एगारोस जेल, हैंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज जो होंगे वो जल्दी से मूव कर जाएंगे। सो आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट अरेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो बड़े वाले मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे, उससे छोटे यहाँ, फिर और छोटे यहाँ, फिर और छोटे यहाँ, फिर सबसे छोटे मुझे नीचे की तरफ। इस तरीके से मुझे अरेंजमेंट मिलेगी। बहुत अच्छा डायग्राम आएगा, ये रहा। तो ऊपर की तरफ तो क्या मिलेंगे, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स, नीचे की तरफ स्मॉलेस्ट। अब सुनो, हमको नहीं दिखाई दे रहा अभी फ्रेगमेंट्स कहाँ पे कौन सा है, नहीं पता। हम अपनी नॉर्मल आंखों से विजिबल लाइट के अंदर बैंड्स को नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, स्टेनिंग करी जाती है, स्टेन दिया जाता है। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद द कंपाउंड्स को कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए कौन सा स्टेन डाला जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डाला जाता है, जिसके वजह से हमें बैंड विजुअलाइज्ड हो जाते हैं। अभी तक हमें यहाँ पे देखो कोई बैंड नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इथिडियम ब्रोमाइड डाला, देखो ये रेड कलर के हमें बैंड्स दिख गए। इसका कलर हमें ना ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, और ये यूवी रेडिएशन में शो होते हैं, ना कि विजिबल में। इस तरीके से यहाँ पर पूरा हमें जेल दिखता है। यहाँ पे हमें ये ऑरेंज दिख रहे ना, एकदम मस्त कलर के, क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, अपने पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, है ना, अपनी साइज के अकॉर्डिंग आते जा रहे हैं। जो सबसे छोटा होगा वो नीचे आता हुआ जाएगा। इसको देख कैसे पा रहे, यूवी रेडिएशन डाली जा रही है, स्टेन दिया गया है इथिडियम ब्रोमाइड। इज दैट क्लियर? क्या अब मैं आगे चलूँ? ये तो मैंने बता ही दिया कि अनस्टेन को हम विजिबल लाइट से नहीं देख सकते हैं। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन। अब चेक, अब पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुका है, हमें सेपरेशन करना था, वो सेपरेशन हो गया है। याद रखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो यानी कि यहाँ पे चार्जेस होंगे, ठीक है, और जेल भी होगा। उस जेल के अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं, तो चार्ज के अकॉर्डिंग एंड साइज के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, हमारे सैंपल सेपरेट होते हुए जाते हैं, जो हमें बैंड के फॉर्म्स में मिलते हैं। ये बैंड हमें विजिबल लाइट में नहीं दिखते, दिखने के लिए इसमें स्टेन डाला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, और यूवी लाइट डाली जाती है, जिसकी वजह से हमें बैंड्स विजिबल हो पाते हैं। तो कुछ घंटों बाद हमें देखने के लिए मिलेगा, हमें सेपरेट होते हुए बैंड्स विजिबल हो जाएंगे। अब हो चुका है डन। टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ डाइजेशन कि वेदर डीएनए इज डाइजेस्टेड और नॉट, टू आइसोलेट द डिजायर जीन। अब अपने को आइसोलेट करना है मेरे डिजायर को बाय अ मेथड कॉल्ड इल्यूजन। तो अब इल्यूजन होगा, इल्यूजन मतलब जो मेरा डिजायर है मुझे उसको क्या करना है बेटा, बाहर निकालना है। ये रहा मेरा पूरा जेल अरेंज्ड, ये रही वेल। ये क्या थी, वेल थी।
इन वेल्स के अंदर मैंने अपना सैंपल डाला था। जब सैंपल डाला तो कुछ टाइम इलेक्ट्रिसिटी चालू करने के बाद ये इस तरीके से नीचे की तरफ आते हुए आ गए। ठीक है, तो डीएनए का लार्जेस्ट यहाँ मिला और स्मॉलेस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो काम का है उसको अलग करना है, तो इल्यूजन करूँगी। तो फिर अभी क्या किया जाएगा, द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो आपका डिज़ायर जीन है, इज़ कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल। अब इस एगारोस जेल से क्या कर लेंगे, हम हमारी डिज़ायर जीन को इल्यूट कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप नोन एज अ इल्यूजन। This eluted DNA fragment are used in constructing the recombinant DNA by joining them with the cloning vector। अब जो डिज़ायर जीन निकाला है, इस डिज़ायर जीन को क्या करेंगे, वेक्टर के साथ अपन बाइंड करेंगे और रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएंगे। ठीक है, और लाइगेज से जोड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपन ने यहाँ से कट कर लिया हमारे डिज़ायर को, फिर थोड़ा बहुत मेल्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस हो जाती है इल्यूजन की। कट मेल्ट मिल जाएगा, कट करेंगे मेल्ट करेंगे ताकि जो जेल वाला पार्ट है वो हट जाए और डीएनए अलग हो जाए, तो इसलिए हम मेल्ट भी यहाँ पे करेंगे। तो इल्यूजन समझ में आया, हमने किस तरीके से जेल के अंदर हमने फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, फ्रेगमेंट्स मिले यानी कि डिज़ायर जीन भी मिल जाएगा, डिज़ायर जीन को अलग कर लेंगे ना इल्यूजन के थ्रू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल्यूजन होगा जिसके थ्रू हम अपने डिज़ायर जीन को आइसोलेट कर लेंगे। तो ये वाली टेक्निक यानी कि हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स देखी। पहला था कि हमने डीएनए को किस तरीके से आइसोलेट किया सेल से, कुछ एंजाइम्स दिए, प्रोसेसेस हुई। नेक्स्ट हमने इस डीएनए को फ्रेगमेंटेड करके हमारी डीएनए डिज़ायर वाली जीन को अलग किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमें इसका एम्प्लीफिकेशन करवाना है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।